नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप देख रहे हैं द फ्रीडम पर अगस्त क्रांति में बिहार, ये खास श्रृंखला। और आज की कहानी बहुत ही खास है। अगस्त क्रांति की जब भी बात आएगी तब अगस्त क्रांति में एक बहुत बड़ा बिहार से नाम उभरा था, और ऐसा नाम जो अगस्त क्रांति का नायक नहीं महानायक बन गया। वो नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जब ये अगस्त क्रांति शुरू हुई थी तब हजारीबाग जेल में थे, केंद्रीय कारा हजारीबाग। अब उनके ही नाम पर उस जेल का भी नाम रख दिया गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग। तो इस दौरान बहुत बड़ी घटना, अगस्त क्रांति की अविस्मरणीय घटना, जिसे हमेशा ही जो टर्निंग पॉइंट कह लीजिए कि अगस्त क्रांति की रही वो घटना, वो था उस हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण का अपने अन्य 5 साथियों के साथ निकलकर भाग जाना और फिर वो पूरे अगस्त क्रांति को संचालित करना, उसमें भी क्रांतिकारी तरीके से आजाद दस्ता बना करके। जेल से निकल जाना अंग्रेजों के समय में इतना बहुत अधिक आसान नहीं हुआ करता था, और उसमें भी वो केंद्रीय कारा जिस पर बहुत ही अधिक पहरा लगा हुआ था। लेकिन वो जेल से निकल भागे। जयप्रकाश नारायण के साथ 5 और लोग निकले, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, इसके अलावा गुलाब चंद गुप्त और शालिग्राम सिंह, ये 5 थे। और इसके अलावा जयप्रकाश नारायण। साथ में जो 6 लोगों में से एक शामिल थे रामनंदन मिश्र, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। रामनंदन मिश्र ने अपना पूरा संस्मरण लिखा है, और उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वो जेल से निकले थे, किस तरह से जेल से कैसे क्या करके वो सब निकले, कैसे फरार हुए, कहां कब पहुंचे, रात में कहां ठहरे, कैसे वो समय काट रहे थे। ये 9 नवंबर 1942 की घटना है। तो वो पूरी घटना का लाइव एक तरह से उन्होंने बताया है, एक लाइव रिपोर्ट लिखी है, यूं कह लीजिए, रामनंदन मिश्र ने। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, रामनंदन मिश्र के शब्दों में, उन्हीं की जुबानी, जो साथ में थे जयप्रकाश नारायण के साथ, जो भागे थे और लंबे समय तक फिर साथ रहे। रामनंदन मिश्र ने ये लिखा है, जो अभी आप देखिए। बहरामपुर और रसलकुंडा के बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मुझे हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इस बार मैं अपने ही प्रांत में था और मेरे साथ थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल और सूर्य नारायण सिंह। वे भी मेरे समान जेल से मुक्त होने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। इनके अलावा हम लोगों के साथ थे हमारे प्रिय नेता जयप्रकाश नारायण। बाहर से जो खबरें मिलती थी उनसे घबराहट होती थी। 8 अगस्त की जन क्रांति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जेलों में बंद नेता जनता की पहुंच के बाहर हो चुके थे। हजारों कार्यकर्ता जो अगस्त क्रांति में शरीक हुए थे, नए नेतृत्व की राह देख रहे थे। यहां आवश्यकता थी जयप्रकाश जैसे व्यक्ति की, जो कांग्रेस हाईकमान के जेल में ठूंस दिए जाने पर उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कर सके। उस समय जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इतने कम समय की सूचना पर कोई भी मदद बाहर से नहीं मिल सकती थी। फिर क्या वे जेल के बाहर अंधकार में कूद पड़े? हाँ, उन्होंने भी ऐसा ही सोचा। इसलिए बात तय हो गई। चंद दोस्त ही इसकी जानकारी रखते थे और उन लोगों ने हमें विदा किया, आंखों में आंसू और जिगर में दर्द लेकर, किंतु ऊपर से गाना गाते हुए। 1942 की दिवाली की रात थी। 8 नवंबर को 9:30 बजे रात में सर्वश्री जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाली प्रसाद और शालिग्राम सिंह के साथ मैंने भीषण अंधकार में आजादी का रास्ता पकड़ा। हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार को फांदने में कुल 6 मिनट लगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग अपने पुराने साथी योगेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में इस कार्य का नित्य अभ्यास कर रहे थे। भागने की योजना ऐसी होनी चाहिए थी कि बाहरी मदद के बिना ही हम इसे कार्यान्वित कर सकते। चूंकि भागने का फैसला कुछ ही दिन पहले हुआ था, इसलिए बाहरी मदद लेने का समय नहीं था, और साथ ही जेल अधिकारी या सिपाहियों तक पहुंचना अत्यंत खतरनाक था। हम लोगों ने जेल का सबसे घना अंधकारमय कोना ढूंढा और उस स्थान पर सिपाही के फिर वापस आने के समय का हिसाब ठीक निकाल लिया। लगभग इसमें उसे 8 मिनट लगते थे। इसलिए यदि सिपाही की नजर को बचाना था तो यह काम 5-6 मिनट में ही पूरा हो जाना चाहिए था। जेल की दीवार 17 फीट से कुछ ऊंची थी। यदि हम लोगों में से कोई ऊपर पहुंच पाता तो हम लोगों की समस्या का पूरा समाधान हो जाता, परंतु न तो खंभा ही मिला और न कोई सीढ़ी ही। इसलिए ऊपर पहुंचने का एकमात्र साधन आदमियों की बनी सीढ़ी ही रही।
इसका अभ्यास हम लोग प्रत्येक संध्या को करते थे, जिससे कि अंतिम क्षण में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। जेल अधिकारियों से हम लोगों को 6 नई धोतियां मिली थी। उन्हीं से हम लोगों ने 2-2 फुट पर गांठ बांधकर एक रस्सा बना लिया था। जेल की दीवार से सटाकर एक टेबल रखा गया, उस पर योगेंद्र शुक्ल खड़े हो गए। उनके कंधे पर हमारे एक साथी थे, जिनके कंधे पर बड़ी कठिनाई से सूर्य नारायण सिंह बैठे। सूर्य नारायण बाबू की कमर में उस रस्सी का एक छोर बांध दिया गया। सूर्य नारायण बाबू ऊपर पहुंचकर उस पार उतर गए और उन्होंने रस्सी का एक छोर पकड़ लिया। हम लोग अंदर जमीन पर थे। शीघ्र ही रस्सी का दूसरा छोर पकड़ाया कि लोग दीवार पर चढ़ उस पार उतर गए। जयप्रकाश नारायण और मेरे लिए यह काम अपेक्षाकृत आसान था। इस दल के बचे सदस्य एक एक कर दीवार पर चढ़ गए और बाहर हम लोगों से आ मिले। जैसे ही हम लोग सुरक्षित रूप से उस पार पहुंच गए, भीतर से हम लोग के एक मित्र ने उस रस्सी को बाहर फेंक दिया। वे इसी काम के लिए भीतर रह गए थे। हम लोगों ने गांठों को खोला और रस्सी को फिर धोतियों में बदल लिया। उन्हें अपने अपने कंधों पर डाल फुर्ती से वहां से चल पड़े। जब हम लोग दीवार फांद रहे थे, हम लोगों के अन्य मित्र जो वार्ड के भीतर थे, दिवाली का उत्सव मना रहे थे और गीत गा रहे थे। प्रसिद्ध पत्रकार साहित्यकार बेनीपुरी जी आरती लिए दल बांधकर एक सेल से दूसरे सेल में घूम रहे थे। जो लोग इसकी जानकारी रखते थे, उनके लिए इस तमाशे को अधिक देर तक जारी रखना बहुत कठिन काम था। उनके हृदय चिंता और घबराहट से धक धक कर रहे थे। उनके होठों से मधुर ध्वनि प्रवाहित हो रही थी, जैसे वे अनजान हों। रक्षक सिपाहियों को धोखा देने और हम लोगों की अनुपस्थिति का पता लगाने के पहले जेल से अधिक दूर हम लोगों के निकल भागने के लिए यथासंभव पर्याप्त समय देने को वे ऐसा करने को विवश थे। फिर भी यह अभिनय उतना ही पूर्ण और सफल रहा जितना कि अमृत मंथन चित्रपट में बेबस नायिका का दृश्य। जिस समय यह तमाशा जेल के भीतर हमारे दोस्तों ने जारी रखा था, उस समय हम लोग नितांत निस्तब्धता के साथ जेल की लंबी दीवार छोड़ आगे बढ़ते जा रहे थे। पिंजरे से निकल भागने का आनंद इतना बड़ा था कि अंतःकरण स्वतंत्रता के गीत गाने को उद्वेलित हो रहा था, परंतु दूसरी ओर शिकारी द्वारा पीछा किए जाने की संभावना भी दिल पर कब्जा कर रही थी। भागने के बाद ही हमारी वास्तविक कठिनाइयों का श्री गणेश हुआ। जेल मीनार के प्रकाश ने पूरे 6 घंटे तक हम लोगों का पीछा किया। यह हम लोगों पर शैतान दानव की आंख की तरह चमक रहा था। हम लोग खेतों, नालों, घाटियों, जंगलों, कभी कभी अस्पष्ट पद चिन्ह वाले रास्तों एवं कभी कभी पथहीन अज्ञात भूखंडों से भागे जा रहे थे। हम लोगों ने तारों पर नजर रखते हुए केवल अपनी निश्चित दिशा कायम रखी थी। संभवतः प्रातः 4 बजे के लगभग का समय था, जबकि हम लोग एक बड़े वृक्ष की जड़ में थक कर गिर पड़े। हम लोग तुरंत कांपने लगे और तब हम लोगों को होश आया कि ठंडी रात में हम लोगों के पास ठंड योग्य कपड़े नहीं थे। भाग्यवश मेरे पास सिगरेट का एक डब्बा था और एक दिया सलाई। दिया सलाई कितनी उपयोगी वस्तु है, यह हमने उस समय समझा। हम लोगों ने सूखी लकड़ी इकट्ठी की और आग सुलगाई। घने जंगल के गर्भ में उस आग के चारों तरफ कुछ क्षण तक हम लोग बैठे रहे और शीघ्र ही सो गए, पर देर तक स्वयं सो न सके। उषा की प्रथम किरणों ने चेतावनी दी कि दिन निकल आया और पुलिस एवं फौज संभवतः हम लोगों की खोज में होगी। हरे भरे वृक्षों की डालियों को तोड़कर लाठियां बना ली और उसके सहारे हम लोग एकांत वन में चलते रहे। सहसा एक चीते का भयंकर गर्जन कानों में पड़ा और हम सभी सचेत हो गए, किंतु गर्जन शीघ्र बंद हो गया। भाग्यवश वह पशु किसी दूसरी तरफ चलता बना। हम सभी नजदीक के एक गर्म झरने के पास पहुंचे और मुंह हाथ धो स्नान किया। इससे मिजाज कुछ हल्का हुआ। निकटवर्ती गांव से शुक्ल जी कुछ चूड़ा और नमक खरीद लाए। उसे ही भगवान की देन समझकर सबने मिलकर खाया। अब तक हम लोगों के पैर की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। जूतों के बिना एक डेग भी चलना कठिन था। जंगल में जूते मिले तो कहां से। बस हम लोगों ने एक नई धोती फाड़ी और उसी की पट्टी बनाकर जूतों के बदले पैरों में बांध ली। पैरों की इस पट्टी से हम लोगों की एक अजीब सूरत बन गई। जो कोई भी हम लोगों को इस हालत में देखता हुआ अवश्य कहता कि हम लोगों के होश ठिकाने नहीं थे और हम लोगों को पागलखाने पहुंचाने की बात सोचता। लंबे नाटे पतले और मोटे शरीर, पैरों में पट्टी, हाथ में पेड़ों की डाल के डंडे और देह पर कलकत्ते के सुंदर स्वेटर से लेकर देहाती कुर्ता पहने हम 6 आदमी उस एकांत वन से चले जा रहे थे। संध्या के 5 बजते बजते जयप्रकाश नारायण अपनी पुरानी बीमारी साइटिका के दर्द से बेचैन हो गए। हम लोगों का दिल टूट गया। चिंता हुई कि क्या हम लोग जंगल में ही नष्ट हो जाएंगे। हमें मालूम था कि हमारे मित्र और साथी दुबे जी का गांव ततरा यहाँ से लगभग 6 मील की दूरी पर है। पट्टी बांधे हुए पैदल 6 मील तक घसीटना
पट्टी बांधे हुए पैदल 6 मील तक घसीटना जयप्रकाश नारायण के लिए असंभव था। अब आगे कुछ भी करना असंभव प्रतीत होता था। अतः हम लोगों ने दूसरी मनहूस रात भी वहीं गुजारने का तय किया। फिर सूखी लकड़ी इकट्ठी कर आग जलाई गई। सुबह वहीं 4 आने वाले चूड़े ने हम लोगों को भूखों मरने से बचा लिया था। सबसे बढ़कर कष्टप्रद बात यह थी कि जयप्रकाश नारायण के दर्द का कोई इलाज हमारे पास नहीं था। हम कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते थे। सिर्फ प्रकृति पर भरोसा था कि वही किसी रूप में सुबह तक दर्द से छुटकारा दिला दे। इस प्रकार वह भयंकर रात गुजरी। सवेरा हुआ, किंतु जयप्रकाश नारायण को कुछ आराम नहीं मिला। जहां थे वहीं बैठे रहना मृत्यु का आह्वान करना था या पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना। अतः दुबे जी के घर पहुंचना अत्यावश्यक था। इसलिए हम में से दो मिलकर जयप्रकाश नारायण को हाथों पर ढोकर ले चलने लगे। एक फैले हुए बड़े पेड़ के नीचे झरने के पास हम और श्री जयप्रकाश नारायण दोनों ही थके मांदे गिर पड़े। बाकी साथी गांव की तलाश में निकले। 1 घंटे के बाद उन्हें सफलता मिली। फिर दुबे जी ने 100 रुपए का नोट भेजा और भोजन ले वापिस आए। 100 रुपए का नोट भुनाकर 10 5 के नोट ले लिए गए। सबसे बढ़कर तो वे फटे पुराने 3 जोड़े जूते थे जिन्हें दुबे जी ने यहाँ भेजा था। थकावट से भरी इस यात्रा में यहीं पर पहले पहल हम लोगों को मालूम हुआ कि हम लोग सुरक्षित थे और हम लोगों का उत्साह फिर लहलहा उठा। दोपहर के बाद से कुछ देर रात तक हम लोगों ने अपना समय आराम करने, सोने या बात करने में बिताया। लगभग 9 बजे रात को हम लोगों ने दुबे जी की बैलगाड़ी देखी, जिसका वादा पहले ही हो चुका था। यह एक छोटी गाड़ी पहाड़ियों पर चलने लायक थी। इस पर 2 ही आदमी चढ़ सकते थे। जैसा स्वागत इस गाड़ी का हम लोगों ने किया, वैसा किसी दूसरी आराम देने वाली गाड़ी का शायद ही कभी किया होगा। दुबे जी को धन्यवाद दे मैं और जयप्रकाश नारायण उस पर चढ़ गए तथा बाकी लोग पैदल चलने लगे। बैलगाड़ी हम लोगों को जंगल के बीच ले गई। गाड़ीवान ने कहा कि हम लोग गया और हजारीबाग की सीमा पर थे। 1 घंटे बाद हम लोगों ने धड़कते हुए दिल से सीमा पार किया। यहाँ पहुंचकर बैलगाड़ी से विदा ली और यहीं आराम करना तय किया। पहले की भांति आग सुलगाई गई, उसके चारों तरफ बैठ गए और आगे के कार्यक्रम पर परामर्श करने लगे। हम लोगों के पास कुछ सिक्के थे। खाना नहीं के बराबर था। फटे पुराने जूते थे, वे भी मंगनी के, और बदन पर फटे कपड़े थे। हाँ, जीवन के आवश्यक सामान बहुत कम थे, पर उसकी परवाह क्या। उत्साह और उमंग से हम लोगों का दिल भरा हुआ था। दिल उबाल खा रहे थे। हम आज आजाद थे और क्रांति में अपना हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी प्रसन्नता के साथ हम लोग सो गए। पिछली रातों की तरह मन में किसी प्रकार का भय नहीं था और न दिल के ऊपर किसी प्रकार का बोझ ही। यह वह निद्रा थी जिसको पाने की इच्छा अनेकों को होती है, किंतु बहुत कम लोगों को ही उसकी प्राप्ति का सौभाग्य होता है। दूसरे दिन बैलगाड़ी पर और पैदल चलते हुए बोधगया के पास फल्गु में स्नान कर हम लोग गया शहर के उस पार ठीक विष्णुपद के सामने पहुंचे। विष्णुपद को देखकर हम लोग फिर चिंतित हो उठे और तुरंत दाएं घूमकर तेजी से गया से दूर हटने की कोशिश की। मानपुर स्टेशन के पास के गांव में एक मोदियाइन की दुकान में हम लोगों ने रात काटी। सुबह चलकर हम लोग राजगृह के रास्ते पर ओरैल गांव में शाम को पहुंचे। यह गांव मेरे ससुराल वालों का है और यहाँ से मेरी ससुराल मंझवे केवल 3 मील की दूरी पर है। ओरैल कचहरी में जयप्रकाश नारायण को छोड़कर मैं मंझवे चला गया। उस समय मेरे श्वशुर त्रिवेणी प्रसाद सिंह जीवित थे। उन्होंने हम लोगों की सुविधा के लिए जो कुछ भी संभव था किया। हम लोगों को बनारस जाना था। रास्ता गया शहर होकर पड़ता था। तब तक रेडियो पर हम लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनाम निकल चुका था और मेरे श्वशुर के घर पर सीआईडी का पहरा बैठा था। प्रश्न था गया शहर को कैसे पार किया जाए। शाम को ऊंची बैलगाड़ी में सरसों के बोरे लादे गए और टप के नीचे मैं, जयप्रकाश नारायण और शालिग्राम सिंह सो गए। बाकी 3 साथियों ने पहले ही उत्तर बिहार का रास्ता ले लिया था। गाड़ी से ही शहर पार कर हम लोग रफीगंज पहुंचे। रास्ते में जमहोर में विश्राम कर फिर नीचे उतर पैदल सोन नदी पार कर 15 नवंबर को हम लोगों ने करनैडिया में गाड़ी पकड़ी। मुगल सराय उतरकर फिर हम पैदल चल पड़े। रामनगर किला के पास गंगा पार कर जयप्रकाश नारायण उस पार हिंदू विश्वविद्यालय में चले गए और मैं किले के अंदर दाखिल हो गया। बनारस से जयप्रकाश जी दिल्ली गए और मैं एक मजदूर के वेश में 3rd क्लास डिब्बा से बंबई गया। अभी आप ये देख रहे थे जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से बाहर भागने वाले साथी रामनंदन मिश्र ने जो लिखा कि किस तरह से वो जेल से बाहर आए और बाकी कुछ किया। जीवन के 4 अध्याय, ये उनकी किताब है रामनंदन मिश्र की, जिसमें उन्होंने ये कुछ लिखा है। इसका कुछ अंश सर गणेश दत्त स्मारिका से भी लिया गया है। आप देख रहे हैं द फ्रीडम पर
अगस्त क्रांति में बिहार नाम से ये खास श्रृंखला। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।